जिन सेक्टर्स चाहे आप पावर सेक्टर की बात करें, कई सारे पीएसयू स्पेस के स्टॉक्स की बात करें, डिफेंस में बड़ी रैली इस साल और ये बड़े वेल्थ क्रिएटर्स रहे हैं स्पेसेस, अगले साल भी किन सेक्टर्स पर आपको लगता है नजर रखनी चाहिए? तो देखिए, जैसे आपने ठीक बोला, गवर्नमेंट कैपेक्स रिलेटेड प्लेस ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स इटसेल्फ ट्रिपल हुआ है करीबन लास्ट 4 साल में। आगे जाते हुए हमारे 3 बड़े थीम रहेंगे प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ग्राइंडवेल नॉर्टन जैसे कंपनी में निवेश किया है, RH ने सीटा में निवेश किया है, टेगा में निवेश किया है, और 2-3 और पोजीशन हम बना रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का फायदा उठा सके अगले 2 साल में। दूसरा, चाइना प्लस वन का थीम, चाइनीज इकोनॉमी में जो की दिक्कतें हैं और चाइना और वेस्ट के बीच में जो संघर्ष है, उसका फायदा उठाते हुए हम इंडिया में स्पेशलिटी केमिकल्स और एपीआई मैन्युफैक्चरर्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में दबा के निवेश कर रहे हैं। ये सारा साल हमने किया है। कुछ हद तक हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की पिटाई उसी वजह से हुई है, बिकॉज चाइना के डंपिंग से हमारे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स पे दबाव आया है। बट हमको लगता है अगले 2 साल का बड़ा थीम रहेगा, इसलिए हम बरकरार रहेंगे इस थीम में पैसा लगाते हुए। और तीसरा थीम आई वुड से इज द राइज ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन के पास अभी जॉब क्रिएशन का पूरा मार्केट इंडियन वुमेन के पक्ष में है। यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से मोर गर्ल्स आर इमर्जिंग एजुकेटेड देन बॉयज, और इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट बन गई है। वुमेन के बैंक अकाउंट्स में, लेडीज के बैंक अकाउंट्स में मोर पैसा है देन मेन के, और इसलिए वुमेन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि टाइटन, जैसे कि नेस्ले, जैसे कि रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स, इस प्रकार के निवेश हमने किया है। आगे जाते हुए भी आप देखोगे मार्सेलस के पोर्टफोलियो में मोर स्टॉक्स जहाँ पे ग्राहक जो कस्टमर रहेगा वो इंडियन वुमन रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक बार मुझे याद है कुछ साल पहले आपने बहुत अच्छा कोरिलेशन ड्रॉ किया था इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्केट में अर्निंग्स और कॉर्पोरेट ग्रोथ का भी। एक और खास बात ये हुई इस बार के आरबीआई पॉलिसी में, सौरभ आपने भी शायद ध्यान दिया होगा, पहले 2-3 महीने से अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज इंडिया की ग्रोथ को अपग्रेड कर रही थी। वो एक बात है, IMF कुछ कहता है, S&P कुछ कहता है, रेटिंग एजेंसीज। लेकिन इस बार आरबीआई गवर्नर साहब ने खुद आगे की 1 ईयर ग्रोथ को अपग्रेड करके कंजर्वेटिवली 7% पर रखा है। हमें पता है कि आरबीआई गवर्नर साहब काफी कंजर्वेटिव है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी सुपीरियर रहती है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ग्रोथ कैसी मजबूत दिखाई देती है आपको? क्योंकि उस पर भी लोग संदेह करने लगे कि ऑलरेडी रिबाउंड कर गई है बेस से, अब बेस बड़ा हो गया है, शायद ग्रोथ मॉडरेट करेगी। नहीं, आपकी ये राय बिल्कुल सटीक है। शक्तिदास जी बहुत ही सुलझे हुए समझदार इंसान है। तो देखिए, एक सिंपल सा कोरिलेशन है जिसका फायदा हम सब उठा सकते हैं। जब तेल का भाव नीचे जाता है और यूएस में ब्याज दर नीचे जाते हैं, तेल का भाव नीचे और यूएस में इंटरेस्ट रेट्स नीचे, तब इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की साइकिल शुरू होती है, तब इंडिया की स्टॉक मार्केट की उछाल की साइकिल शुरू होती है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें हो रही है। तेल का भाव नीचे जा रहा है, यूएस इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने की संभावना हाई है, इसलिए अगले 2-3 साल मार्केट और इकोनॉमी के लिए बढ़िया रहेगा। जैसे आपने बोला, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ करीबन 7% के आसपास रहेगी, और रियल जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन को जोड़ते हुए करीबन 12 के आसपास ले लीजिए, और अच्छे कॉर्पोरेट्स की अर्निंग 15 से 20% मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल हम देखेंगे। इससे स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, और जैसे मैं बोल रहा था, विदेशी निवेशक इस 15-20% ईपीएस ग्रोथ से आकर्षित होते हुए इंडिया की तरफ विदेशी मुद्रा को घुमाएगा। $3.5 ट्रिलियन का निवेश है विदेशी निवेशकों का चाइनीज मार्केट में। चाइनीज मार्केट ने 4% डॉलर रिटर्न दिया है लास्ट 10 साल में। इंडिया में विदेशियों का निवेश केवल $0.6 ट्रिलियन है, 1/5 चाइना का निवेश। इंडिया ने 14% रिटर्न दिया है विदेशियों को लास्ट 10 साल में। इसलिए मेरे ख्याल से भारी भारी पैमाने पे अगले 2-3 साल फॉरेन इन्वेस्टर्स विल कम इन, एंड लार्ज कंपनीज, अच्छे कंपनीज 15-20% ईपीएस कंपाउंडिंग दिखाते रहेंगे। कन्विक्शन आप